Hello students, I will just start with this chapter as a quick revision of all what has been done. तो जब आप ये चैप्टर उठाओगे आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको करना ही करना है, मीन्स व्हाट यू हैव टू लर्न. आपको इसमें से कौन सा टॉपिक कंपल्सरी लर्निंग करना है, रेस्ट यू कैन जस्ट रीड इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. Okay, so possible questions I'm going to discuss today for this chapter. All right, so we start from the cell. You should be knowing the definition of cell. Then you should be knowing how was cell more studied, what made it more easy. It was through the microscope with the help of Leeuwenhoek's microscope. Okay, now what are the different shapes of cells, or what are the different types of cells, you should be knowing. Then when you talk about the varying size, see diagram, varying size, अलग अलग size के सेल और सबसे छोटे और सबसे बड़े सेल्स कौन से हैं वो इस पैराग्राफ में यू विल फाइंड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसलिए मैं नहीं बोल रही. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. सो आपको जो भी तकलीफ है आप मुझसे पूछ सकते हो. उसके बाद थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं इस टॉपिक में क्या क्या होना चाहिए, यू शुड बी नोइंग व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन दिस chapter. That's why I'm discussing it again. Okay, this is a special quality of a cell, that is totipotency. It is the ability of the cell to divide and form into a new cell. So specifically कौन से cells हैं वो stem cell adults में भी होते हैं और embryos में भी होते हैं. Embryos are those organisms they are not been considered as adult but before their birth inside the womb. Okay, तो हम उसे बोलते हैं embryo. So embryonic stem cell बोलते हैं. जैसे एक छोटा ऑर्गेनिज्म ग्रो करके अडल्ट बनता है तो उसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वी कॉल इट एज सेल्स और वी कैन से सब यूनिट्स. सेल्स दे आर कैटेगराइज्ड कि इसको लिवर बनना है, इसको स्टमक बनना है, इसको इंटेस्टाइन बनना है, राइट. सो दैट कैटेगराइजेशन इज डन बिकॉज ऑफ द टोटिपोटेंसी ऑफ द सेल. सेल की जो एबिलिटी है जिसके बोलते हैं कैपेसिटी टू डेवलप और डिफ्रेंशिएट और डिवाइड, दैट्स कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी, राइट. देन ये आपने पढ़ा ही है 10th में. यू हैव ऑलरेडी लर्न द सेल थ्योरी सो इट इज़ नॉट न्यू टू यू. टू टाइप्स ऑफ मेन सेल्स विच वी हैव अंडरस्टूड. वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर इज़ यूकैरियोटिक. जितने भी मोनेरा हैं सब प्रोकैरियोट्स में आएंगे. सो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, स्पेशली उसका आउटर कवरिंग क्या है और व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ. And here you have to remember the 3 layers in it. This we have discussed: glycocalyx, middle cell wall and inner plasma layer. Okay, this is very important. And we have these prokaryotes are again classified into 2. What are those 2? One is gram positive and another is gram negative. Okay, आप अपनी टेक्स्ट बुक तो साथ में खुली होगी आई बिलीव. सिर्फ मोबाइल लेके मत बैठो. टेक्स्ट बुक हाथ में, पेन पेंसिल एंड द नोटबुक शुड बी देयर बिकॉज यू शुड बी मार्किंग कि yes दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू आर सपोज टू लर्न इट. देयर इज़ नो चॉइस फॉर यू. इसको छोड़ के बाकी सब नहीं किया तो भी थोड़ा बहुत चलेगा, बट ये तो कंपल्सरी लर्निंग होना चाहिए, ये जितना भी मैं बता रही हूँ अभी. ओके, इस चैप्टर में. सो दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट बाय हार्ट क्या होना चाहिए. वैसे तो पूरी बुक के हर एक लाइन्स को रीड करना चाहिए. यू टेक टाइम, डू इट, बट राइट नाउ बिफोर वी मीट कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एंड प्रैक्टिकल वाइज भी आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. सो दिस इज़ 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. हम लोगों ने बोला जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके 2 प्रकार है, राइट. एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेन्स को अपने अंदर अपने ऊपर अब्जॉर्ब कर लेते हैं. जैसे हम लोगों को लैब में स्टडी करना होता है. सो बैक्टीरिया अगर स्टडी करेंगे तो दिखना चाहिए ना, कुछ तो कलर दिखना चाहिए. सो व्हेन यू यूज़ अ स्टेन, स्पेशली दे आर टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टल वायलेट स्टेन विच वॉज बीन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस. साइंटिस्ट ने स्पेशली यू हैव दिस नेम हैंस क्रिस्टियन ग्राम, इनके नाम पे ये मेथड ऑफ स्टेनिंग निकाला गया था कि अलग अलग टाइप्स के प्रोकैरियोटिक सेल्स, अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया, कुछ हार्श बैक्टीरिया, कुछ थोड़े से जो डिजीज़ नहीं कॉज करते. मतलब हार्श मीन्स जिनकी आउटर लेयर बहुत ही रफ़ है और जो स्टेन भी नहीं होते. सो
What are the two types of bacteria, prokaryotic bacterias which are available? One जो कि स्टेन होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन नहीं होते उनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव. ग्राम वर्ड इसलिए आया क्योंकि जो साइंटिस्ट है उसका नाम है हैंस क्रिस्टियन ग्राम. ही वॉज अ डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट. उन्होंने बताया कि जब उनको स्टडी करना था उन्होंने क्रिस्टल वायलेट कलर यूज़ किया, और कुछ बैक्टीरिया ने उस कलर को अपने पेप्टिडोग्लाइकन वॉल पे एब्जॉर्ब रखा, राइट. यू कॉल दैट एज आउटर सेल वॉल. जो ऊपर की लेयर थी उसके ऊपर वो अब्जॉर्ब था. तो जब वो स्टडी कर रहे थे उनको क्लैरिटी से दिखता था. कलर दिख रहा है तो ईजिली दिखता है ना, हमको कुछ चीज़ देखना हो तो कलर होगा तो ईजिली. अगर वो पानी के कलर का होगा तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ना, तो ऑर्गेनल्स की स्टडी नहीं हो पाएगी. सो इसीलिए कुछ बैक्टीरिया स्टेन होते थे तब हम उसको बोलते थे ग्राम पॉजिटिव. जब वो स्टेन नहीं हो पाते थे उनको हम बोलते थे ग्राम नेगेटिव. अब स्टेन होना और नहीं होना किसके बेसिस पे था? उनकी बॉडी के ऊपर की जो सेल वॉल कवरिंग थी. एक होता है पेप्टिडोग्लाइकन और दूसरा म्यूरिन है. आई जस्ट ओवर अंडरलाइंड इट, म्यूरिन. और अगर उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन होगा तो ग्राम पॉजिटिव होगा, म्यूरिन होगा तो ग्राम नेगेटिव होगा. That's what your book says. So what is the purpose of this cell membrane, or why do we have this cell membrane? It is kind of strength. It is providing strength and protection to the cell. Now we go to the next part. We go to the next type of cell, important cell. अब यहाँ पे आप डिस्कस अंडरस्टैंड करोगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस इसके बेसिस पे. इस पैराग्राफ में जो जो पॉइंट है उसका ऑपोजिट होता है प्रोकैरियोट के अंदर. सेल्स, फर्स्ट पॉइंट, सेल्स इन विच न्यूक्लियस एज अ डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मतलब सेल्स के जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर अगर मैं बोलूँ ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर है, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना है, तो ये वो सेल है जिसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. लेकिन अगर ये लेयर नहीं है, ओके, और जो न्यूक्लियस है इट इज स्कैटर्ड, ओके, यू कॉल दिस एज प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सेकेंड इज जो मेम्ब्रेन है, सेकेंड यहाँ पे जो लिखा है वही हम कंसिडर करेंगे. जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं दे आर एब्सेंट, ओके, स्पेशली यू टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. ये सब नहीं है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में है. और जो साइज़ है प्रोकैरियोट्स बहुत छोटे हैं, यूकैरियोट्स बहुत लंबे. बस इतना बहुत हो गया. 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सफिशिएंट. वी आर गोइंग बाय द टेक्स्ट बुक, बहुत ज़्यादा नहीं करना. नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट विद ईच कंपोनेंट. एक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उनके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन शॉर्ट. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ द सेल वॉल. अगर हम 2 यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे, वन इज़ दिस प्लांट सेल एंड अनदर इज़ एनिमल सेल. जो प्लांट सेल है उसके बाहर की कवरिंग को बोलेंगे सेल वॉल, लेकिन जो एनिमल सेल है इसके बाहर की कवरिंग को हम बोलेंगे सी दिस सेल मेम्ब्रेन. तो मतलब एनिमल सेल के बाहर सिर्फ एक ही लेयर है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल के बाहर 2 कवरिंग है. वन इज सेल वॉल एंड सेकेंड इज सेल मेम्ब्रेन. ये अपने दिमाग में डाल दो. ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लोग ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है बच्चों ने. I like the way you have drawn also diagram, very nicely done. So ये question आता है, draw the diagram, draw prokaryotic cell, draw eukaryotic cell, draw plant cell, draw animal cell. ऐसे questions तो बहुत commonly आता ही आता है. Then cell wall के बारे में बताएंगे तो इसके अंदर के parts मालूम होने चाहिए. Cell walls, what are they formed of? Middle lamellae, primary wall and secondary wall that makes the cell मोर रिजिड एंड सपोर्टिव. इसलिए हम बोलते हैं इन तीनों की लेयर के प्रेजेंस की वजह से ही हम बोलते हैं कि प्लांट सेल के जो सेल वॉल है वो हार्ड होता है, रिजिड होता है और सपोर्टिव होता है, उसको शेप देता है. ओके, इट इज़ हियर. व्हाट इज़ द फंक्शन? सो यहाँ क्वेश्चंस आएंगे. अब जितने भी कंपोनेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं उन सबके फंक्शंस हैं मेन क्वेश्चन. डायग्राम एंड फंक्शन और उनकी पोजिशंस, वो कहाँ पे प्रेजेंट है.
ठीक है. देन द सेकेंड मेन पार्ट ऑफ अ सेल, इट इज़ द लेयर विच इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल सेल में आउटर लेयर कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन. अभी हमने बताया ये जो ऊपर की लेयर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हुई थी और वो मॉडल जो बना था, you call that model as fluid mosaic model, which is shown over here. You have to remember this model because बहुत बारी क्वेश्चन आता है, किसने डिस्कवर किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था ये मॉडल. और ये मॉडल की जो लेयरिंग है, ये जो बनावट है, इसको बहुत अच्छी तरह वीडियो में दिखाया मैंने, राइट. सो दिस इज़ वन लेयर एंड द सेकेंड लेयर इज़ ऑपोजिट इन दिस डायरेक्शन. दे आर अरेंज्ड इन डबल लेयर, right, bi-layer. That's why I say phospholipid bi-layer. Okay, so this we have done. अब इसकी क्वालिटी क्या है? What is the special quality of this phospholipid bi-layer? इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, but what is the main function? Main function, it helps in the transport of molecules. So अपने नोट टेक्स्ट बुक में मार्क करो, important function of plasma membrane, it transports molecule. And what is its quality? It is selectively permeable. जो चीज़ को पास करना चाहिए, मूव करना चाहिए, वो ही पास होता है. या तो डिफ्यूजन होता है और बाय ऑस्मोसिस. क्या होता है? या तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, राइट. सो बेसिकली दो मेन, it's actually for energy production, we can say, in different cell organelles. अलग अलग activity के time they actually pass on the ions, sometimes they pass on the nutrients, so it can be anything, you cannot specify. So the next organelle, or we can say the part, it is the cytoplasm. cytoplasm, अगर हम एक सेल बनाएंगे, सेल का न्यूक्लियस है, सेल के अंदर वी हैव अदर स्ट्रक्चर, बट जो बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे स्पेस, और वी कैन से द जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट हियर, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, उनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट. साइटोप्लाज्म इज बेसिकली द मैट्रिक्स, you can say it is the matrix or cytosol or jelly like material that is present. इसके अंदर की मूवमेंट को साइक्लोसिस बोलते हैं. You can YouTube cyclosis, you will get nice video on cyclosis. Then what exactly is the function? Now this is the question, you have to mark this as an important paragraph. 3 point function है. Number 1, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, मतलब इट गिव्स प्लेस फॉर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स. आगे हम इतने सारे ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हमने सारे ऑर्गेनल्स पढ़े हैं. तो ये सारे ऑर्गेनल्स रहते कहाँ हैं? साइटोप्लाज्म के जेली लाइक स्ट्रक्चर में, और दे लिव इन दैट स्पेस प्रोवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म, राइट. एंड सेकेंड मेन पॉइंट, साइटोप्लाज्म एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. कुछ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है तो वो होता कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में होता है, राइट. देन द थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स. जब एक ऑर्गेनल कुछ बनाता है, वो दूसरे ऑर्गेनल, जैसे हम फ्रॉम नेबर्स थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड, राइट. सो जस्ट लाइक दैट, व्हेन वन ऑर्गेनल इज मेकिंग समथिंग, दूसरा ऑर्गेनल उसको हेल्प करता है उसको सही जगह पहुंचाने में. So that transportation has to be done through cytoplasm. So 3 points of function for cytoplasm. वो होता क्या है? jelly like substance. So next organelle, it is endoplasmic reticulum, जिसको हमने ER के फॉर्म में, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, it's there. एंड ये दोनों ऑर्गेनल साथ साथ में इसीलिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्वाइट सिमिलर है. ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं, कैसे हम अगर ये डायग्राम बनाएंगे तो लगभग this is how they have made it. They are folds. Okay. The only difference in endoplasmic reticulum and Golgi complex, Golgi complex के जो folds है ना, और इसके जो folds हैं वो सिस्टर्न जुड़े नहीं हैं. ये जो folds हैं, ये sac like structure है, वो जुड़े हुए हैं कहाँ पे? इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो जुड़े हुए हैं. लेकिन जो Golgi complex है उसमें they are not joined. जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और यू कॉल दैट एज सिस्टर्ने.
It's mentioned here, cisternae. You can see here. Can you see cisternae? लेबलिंग में नहीं दिया हुआ, बट ये जो राउंड स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ है सैक जैसा, जो एक दूसरे के ऊपर कनेक्शन बना के रखा हुआ है. सो न्यूक्लियस यहाँ पे होगा. न्यूक्लियस को टच करता है, कहाँ तक होता है ये? हमेशा सेल मेम्ब्रेन तक होता है. इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है. इट इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड बेसिकली इट एंड्स. सो इसका पोजिशन आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. इसका पोजिशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवेलप टिल सेल मेम्ब्रेन, एंड इसके वजह से सेल शेप मेंटेन रखता है. दैट्स व्हाट इट से. ओके, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर. ओके, यू नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, राइट? वन इज स्मूथ एंड वन इज़ रफ. स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते. रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं. आप लोगों ने यहाँ डायग्राम देखा, कुछ के ऊपर ऐसे डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा और हाईलाइट फॉर्म में. सो जो डॉट डॉट डॉटेड हैं वो रफ है, और विदाउट डॉट है दे आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ लेट्स सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आप लोगों ने सुना होगा इफ समवन ड्रिंक्स अ लॉट दे हैव प्रॉब्लम विद देयर लिवर. तो दिस इज व्हाट दे से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द लिवर सेल थ्रोज आउट द पॉइजन. और जब वो पॉइजन थ्रो करते करते थक जाते हैं, दे गेट डैमेज्ड, एंड देन द पर्सन हु इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, दे हैव टू गो फॉर liver transplantation, or because of the failure of liver that person is being killed, rather we can say. Other organs automatically are being spoiled, क्योंकि liver एक ऐसा organ है हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन करता है. मीन्स कचरा साफ़ करने का काम लिवर करता है, राइट? सो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो मेन काम कौन से ऑर्गेनल का है? हमारे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, एंड स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ़ ऑलरेडी एक काम कर रहा है. रफ़ कौन सा काम कर रहा है? रफ़ के ऊपर राइबोसोम्स है. तो राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन बनाना. तो रफ़ एंडोप्लाज्म अपने आप को एंगेज रखता है किस काम के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आप याद रखना, द function of smooth endoplasmic reticulum and function of rough endoplasmic reticulum. So you can write one point, that is sufficient enough. Now we have Golgi complex. हमेशा याद रखना, सेल के अंदर जब भी डायग्राम बनाओगे इसको और इसको साथ में बनाना. अगर कभी आए कि ड्रॉ एनिमल सेल, you should be able to draw endoplasmic reticulum and Golgi complex पास, because एक्चुअली क्या करता है Golgi complex है क्या? इट इज़ द पोस्ट ऑफिस हम बोल सकते हैं. एक तरह से वो पोस्ट ऑफिस है. मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ क्लीनिंग कर रहा है, कुछ सफाई कर रहा है, ठीक है? उसको रैप करके, वेस्ट करके, और मीन्स वेस्ट है करके डिक्लेयर करके थ्रो करने का काम है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का. या कुछ यूज़फुल प्रोटीन बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ यूज़फुल प्रोटीन बना रहा है, तो उसको भी रैप करके. यहाँ पे ना जो डायग्राम है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इस डायग्राम में बहुत बच्चों ने ये डायग्राम बनाया गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, लेकिन ये पार्ट मेंशन करना भूल गए. इसका एक ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं सिस फेज और नीचे के हिस्से को बोलते हैं ट्रांस फेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सिस फेज में ही बनावट होती है. दीज वेसिकल्स आर फॉर्म्ड ऑन सिस फेज, एंड इसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होता है, ट्रांस फेज से होता है. ट्रांसपोर्टेशन बनता है वो सिस फेज में, और वी कैन से रिसीव करता है. यू कैन रिमेंबर दैट वे. सिस इज़ द फेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. तो वहाँ वो रिसीव करता है, बट whatever it receives it is transported from trans phase. So ये दोनों लेबलिंग बहुत ज़रूरी है. जिन बच्चों ने नहीं किया, so make this correction in your diagram. So what is Golgi complex? Okay, एक छोटा सा और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. सपोज एक प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को इस विसाइकिल के अंदर, ये जो विसाइकिल बनता है उसके अंदर रैप करके इसके ऊपर टैग बना दिया जाता है. ये टैग होता है एड्रेस, कौन से ऑर्गन में जाना है. तो यहाँ लिखा है लिवर, तो मतलब अब पता चल गया ये प्रोटीन को जाना है लिवर में. तो इसका पैकिंग और इसका रूट तय किया किसने? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने. सो इसीलिए हम बोलते हैं इट इज़ द असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग यूनिट ऑफ द
ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ द सेल, ये अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। ओके, इसकी बॉडी में भी सिस्टर्ने हैं, द लेयर जो सैक लाइक लेयर बना है, सिस्टर्ने, जो कॉमन वर्ड हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यूज़ किया है, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज लाइजोसोम। लाइजोसोम को हमने शुरू से ही जाना है, इट इज़ द, यहाँ पे फंक्शन है दैट इज़ कुछ भी वेस्ट, कचरा जो भी आता है, इट इज़ बीन क्लीन्ड बाय द लाइजोसोम। सो अगर कोई ऑर्गेनल ख़राब भी हो गया, सो उसको हम क्लीन करते हैं बाय ऑटोफेजिक वेसिकल, और द मेथड इज़ बाय रिमूविंग द वेस्ट ऑफ सब्सटेंस बाय destroying itself. Autophagic means destruction. That's why we say suicide bags. Okay, so इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसमैंटलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट, नया करने का काम, जो वेस्ट होता है उसको हटाने का। सो उससे क्या होता है, जो पीएच होता है उन सबको ऑप्टिमाइज करके बैलेंस करके रखता है। सो दिस इज लाइजोसोम। ओके, नेक्स्ट इज द वैक्यूल। वैक्यूल इज़ द बेसिकली ऑर्गेनल जो कि प्लांट में पाया जाता है, ऐसा नहीं है एनिमल में नहीं पाया जाता है, बट अगर आप एक पॉइंट लिखोगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के, उसके अंदर वैक्यूल आता है, बिकॉज वैक्यूल जो प्लांट सेल में मिलता है वो परमानेंट वैक्यूल होता है। ओके, एनिमल सेल का वेरी करता है और बहुत छोटा साइज़ का होता है, और अगर आप प्लांट सेल बनाओगे, कंपल्सरी होता है प्लांट सेल का जो सेंट्रल डायग्राम होता है वो वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल का सेंट्रल डायग्राम क्या होगा, सेंट्रल जो ऑर्गेनल होगा वो न्यूक्लियस होगा। सो दैट्स वाई वी से दिस ऑर्गेनल, और वी कैन से दिस पार्ट इनसाइड द प्लांट सेल इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट, बहुत बड़ा होता है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन, ये करता क्या है, दिस एक्चुअली हेल्प्स इन स्टोरिंग some of the substance, like you can say it stores the pigment, color देता है petal को, it even stores excretory products, it even takes food, तो फूड वैक्यूल के फॉर्म में भी रहता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में आपने देखा है, राइट। सो इट कैन डू एनी काइंड ऑफ फंक्शन। एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इट एक्चुअली स्टोर्स वेरियस आयन्स, जिससे आयनिक नेचर भी मेंटेन होता है। सो जस्ट रिमेंबर फ्यू थिंग्स, प्रोटीन कलर स्टोर करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट स्टोर करता है, एंड इवन द food is stored in the vacuole. So vacuole is nothing but a sac like structure, very prominent, मतलब बहुत ही अच्छी तरह दिखते हैं, बहुत बड़े हैं इसलिए अच्छी तरह दिखते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में होते हैं बट बहुत थोड़े होते हैं और छोटे होते हैं साइज, ठीक है। देन वी गो टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल, ग्लाइऑक्सिसोम। ये बेसिकली वो ऑर्गेनल हैं जो कि जर्मिनेटिंग सीड में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन है, व्हाट इज़ द फंक्शन, ये फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है शुगर में। क्या करता है, फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करता है। सो जब सेल सीड जब जर्मिनेट हो रहा होता है, उसको ग्रो करना होता है, सो इट नीड्स एनर्जी, सो दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय ग्लाइऑक्सिसोम, right? Then we have mitochondria. This is very important organelle, जो आपके 12th में भी होगा। It is the most important cell organelle, और ये करता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फंक्शन क्या है, it is doing aerobic respiration. So basically aerobic respiration में बनता क्या है, it helps in ATP formation. अब ये जो सेल का डायग्राम ये ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया का जब डायग्राम बनाओगे, उसमें ये डायग्राम भी कंपलसरी है, मैंने बोला था। ये इसका है ऑक्सीजोम, इसका वर्ड एग्जैक्टली यू गोना राइट, F1 पार्टिकल लिखा तो भी चलेगा, बट यू राइट ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम के अंदर का पार्ट है F1 पार्टिकल। सो व्हाट एग्जैक्टली दीज ऑक्सीजोम डू, वो जो प्रोटॉन्स बनते हैं उसको पंप करते हैं। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव आयंस, ओके, that is pumped, and जो ATP बनते हैं that is done through this oxysomes only. So remember what are the important function of mitochondria, aerobic respiration में help करता है, and ये हमारे RBC के अंदर
नहीं होते. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन आर रेड ब्लड सेल. हमारे रेड ब्लड सेल में कौन सा ऑर्गेनल नहीं होता, वो है RBC. ओके, एंड व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस ऑर्गेनल? ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, मतलब प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, राइट? देन you should be able to okay, so फंक्शन आपने लिख लिया. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ही है, ऑक्सीजोम उसका पार्ट है करके हमने अलग लिखा हुआ है. देन नेक्स्ट इज प्लास्टिड. नेक्स्ट ऑर्गेनल इज प्लास्टिड. प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड. सो यू शुड बी एबल टू राइट दीज 3: ल्यूको, क्रोमो एंड क्लोरो. लीको इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब खाना स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है. ओके, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया एमाइलोप्लास्ट, जो कि स्टार्च स्टोर करता है, एंड प्रोटीन ऑयल्स ऑल्सो स्टोर करता है. सो दिस डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट. मेक श्योर यू एटलीस्ट लेबल थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा, आउटर लेयर, इनर लेयर, प्लस द लैमेले. बस इतना लेबलिंग बहुत है इसके अंदर, ठीक है. Then okay, the second type of plastid which we were discussing, it is the chromoplast. So chromoplast क्या करता है? It imparts red color. आप पेज के हिसाब से अंडरलाइन करो, मार्क करो अपने टेक्स्ट बुक में, एंड आपके नोट्स के अंदर ये जो पॉइंट्स कुछ मिस हो गए हैं तो ये ऐड ऑन करना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ. ओके, एक्स्ट्रा जो लिखा है गुड इनफ, बट जो मैंने बताया वो नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, देन रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, क्रोमोप्लास्ट, मतलब सेकेंड प्लास्टिड जो वी आर टॉकिंग अबाउट. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड. ल्यूकोप्लास्ट दैट स्टोर्स फूड, ऑयल, स्टार्च, प्रोटीन. फूड मतलब स्टार्च होता है, ऑयल होता है, प्रोटीन होता है, तो ये तीनों स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट. जो दूसरा प्लास्टिड है दैट्स कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट गिव्स color, that's red, yellow and orange color to the flowers and the fruits. So that's done by the chromoplast. Then you talk of the chloroplast. What do? They are providing green color, or we can say green pigment, chlorophyll, for the formation, or we can say for the process of photosynthesis. They help because of the presence of chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट करके जो प्लास्टिड है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है प्लांट्स को, राइट. देन द नेक्स्ट ऑर्गेनल इट्स राइबोसोम. राइबोसोम का आई हैव ऑलरेडी शोन वन स्मॉल लेक्चर जो एक बंदे ने लिया था, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया था. आई लाइक्ड इट, बट आई डोंट नो अबाउट योर लेवल वेट यू अंडरस्टूड और नॉट, बट आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए. लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस डायग्राम. राइबोसोम इज़ नथिंग बट अ प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम बनाता है. राइबोसोम कहाँ रहता है? इट इज़ बेसिकली ऑल ओवर द सेल, बट ऑल्सो फाउंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड राइबोसोम हमारे सेल में ऐसे नहीं मिलता. इट इज़ फाउंड इन 2 यूनिट, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट. जब प्रोटीन बनाने का वक्त आता है तो दोनों यूनिट एक साथ आते हैं और लार्ज यूनिट और कंप्लीट राइबोसोम बन के इट इज़ डूइंग द फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विथ ट्रांसलेशन. इट हेल्प्स इन डूइंग ट्रांसलेशन. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. अब ज़्यादा आप ट्रांसलेशन के अंदर दिमाग मत डालो, फिलहाल आप इतना समझ लो राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन फॉर्मेशन. अब इस डायग्राम में एक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन हैव. 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट. ये 4th पॉइंट आएगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. दैट मीन्स राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ये एक इकलौता ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स में मिलता है. यूकैरियोट्स में तो होता ही है, यूकैरियोट्स में बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी थे, लेकिन प्रोकैरियोट्स वाज द सिंपल ऑर्गेनिज्म, है ना. सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म थे मोनेरा के, जो उनके अंदर के राइबोसोम 70S राइबोसोम होंगे, लेकिन जो यूकैरियोट के राइबोसोम है 80S राइबोसोम होंगे. अब ये S क्या है? दिस इज़ अ यूनिट. हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसको यूनिट मिलता है. सो व्हेन यू आर सेइंग, जब हम सेंट्रीफिकेशन मशीन में इसको रोटेट करता है, सो जितना उसका सेडिमेंटेशन रेट होता है दैट इज़ डिनोटेड बाय दिस S, दैट इज़ कॉल्ड एज सिडबर्ग्स
unit. I think it's not mentioned here in the textbook. Let me see for you. Yeah, always remember के अंदर है. So you should be knowing, at least आपको मालूम होना चाहिए ये S का मतलब क्या है. Schwittberger's unit. Then we have basically क्या है, सेडिमेंटेशन रेट होता है कि जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर सेल को घुमाएंगे तो कितनी जल्दी दे सेडिमेंट प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स. So remember, only one function is there for ribosome, that's the protein formation. Now in nucleus you have to learn this diagram. ये तो बहुत सिंपल डायग्राम है और इससे भी सिंपल डायग्राम ये है क्योंकि ये TS दिखा रखा है. अगर हम न्यूक्लियस को कट करेंगे तो कितने अच्छी तरह डिटेल में दिखेगा. कट अंडर माइक्रोस्कोप व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग इट, इट्स मोर क्लियर. जो DNA है कुछ डार्कली स्टेन्ड है जिसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन. कुछ एक्टिव होते हैं वो यूक्रोमैटिन होते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं वो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं. वी हैव सी दिस हेट्रोक्रोमैटिन इज देयर मेंशन्ड. सो आप इसमें लेबलिंग न्यूक्लियोलस याद कर लेना, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद कर लेना. देन ये जो पोर्स हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे पोर्स हैं. ये पोर्स किस लिए होते हैं, जब राइबोसोम प्रोटीन बना लेता है ना इसके अंदर, तो वो प्रोटीन बाहर जाके इन द सेल दे डू अदर फंक्शन. That's the mRNA formation. So okay, let's not get into it. I'm sorry, let's not get into it. Let's get into just the structure, ultra structure of nucleus. एग्ज़ाम में अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आया, आपने ये डायग्राम बनाया, सो यू विल नॉट गेट मार्क्स. अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स और डिटेल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में विजिबल विथ मोर हाईली वी कैन से रेजोल्यूशन. जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं वी गेट दिस स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमें कौन से लेबलिंग्स मेंशन करने हैं. वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियोलस. Then you should be labeling chromosome centers, you should be labeling chromatin thread. हेट्रोक्रोमैटिन आप कर लोगे आराम से. इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ईजी. आई नो अब आप बोलोगे सारा तो मैम ने बोल दिया, बट देन ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए आई डोंट वांट टू मिस आउट विद एनीथिंग. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है. व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन? वाई डू वी, यहाँ पे वो क्वेश्चन, सो पेज 55 में देखो. वाई डू वी से न्यूक्लियस इज़ द मास्टर ऑर्गेनल. मास्टर ऑर्गेनल क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है और ये हेरिडिटी और वेरिएशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और यहीं पे DNA बनता है, RNA बनता है, राइबोसोम बनता है. राइबोसोम क्यों बोला? क्योंकि राइबोसोम छोटे यूनिट और बड़े यूनिट में स्कैटर्ड होता है, लेकिन जब उनको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए दे हैव टू कम टुगेदर, दे फॉर्म राइबोसोम, प्रॉपर राइबोसोम बनता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है. और हम लोगों ने 10th में पढ़ा था क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस के थ्रू मेंटेन कौन करता है? इट इज़ द न्यूक्लियस. ऐसा नहीं होता कि एक ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 46 है, दूसरे ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 43 है. सो उसके अंदर कुछ एरर होगा. अगर किसी का 43 होगा, सो दैट पर्सन विल हैव सम जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़. ओके, so this question is important. Any 2 point you can write for a question. अगर क्वेश्चन आया why nucleus is called as the master cell organelle, बहुत ही important question है. Then we have cytoskeleton. cytoskeleton के अंदर का पार्ट है. साइटोस्केलेटन करता क्या है? ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल और सेल को मूव करने में हेल्प करता है, सेल ऑर्गेनल्स को मूव करने में हेल्प करता है, इवन सेल डिवीजन में हेल्प करता है. ओके, सो बेसिकली साइटोस्केलेटन इज़ पार्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, बिकॉज सीलिया और फ्लैजिला बनते ही हमारी सेल को शेप एंड मोबिलिटी देने के लिए, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट देने के लिए. ओके, सो यू हैव टू लर्न द अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स. यहाँ पे सिर्फ आप ट्यूब्यूल याद रखो और A and B डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स and just the radial spokes, that's sufficient. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको याद ही है.
देन वी हैव नेक्स्ट साइटोस्केलेटन जो इन्होंने मेंशन किया है, सेंट्रियोल। आपको याद होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक हमने सेंट्रियोल के बारे में बोला था। सेंट्रियोल जो एनिमल सेल में ही मिलता है क्योंकि ये सेल डिवीजन में दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, जस्ट शो यू हियर, स्पिंडल apparatus। ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जब क्रोमोसोम्स आर एट मेटाफेज के बाद के नेक्स्ट स्टेज के लिए उनको पुल करके पोल्स की तरफ ले जाना होता है। सो फॉर टीलोफेज एंड अदर फेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्पिंडल फाइबर का बनना बहुत ज़रूरी है, स्पिंडल अपैरेटस का बनना। तो वो कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है। सेंट्रियोल इज़ अ काइंड ऑफ साइटोस्केलेटन, राइट? सो आई बिलीव this whole chapter is quite clear to my class. You can write the function, you can write the position, किस में क्या कौन सा ऑर्गेनल नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हो। questions from the back you can solve it here only, not needed to write in your text notebook. These are all, you can do it yourself. And now I'm going to start with your practical because बहुत दिन से हमने कुछ practical का topic नहीं लिया। So make sure you're learning everything. इसके बाद जितनी भी classes होंगी, आपने जितना learn किया good enough for you, but practicals के लिए I don't know whether we'll get time or not. We are going to do with some demonstrative lectures now next. So make sure you're learning some nice important words, okay? So be thorough. Every day learning is compulsory. Now what you're going to show me for this lecture, it will be on today's date. Put today's date and you're going to draw one big cell. उस big cell के अंदर आप सारे organelles detail draw करोगे, छोटे छोटे नहीं draw करोगे, detail draw करोगे और one function हर organelle के नीचे लिखोगे। समझ में आया? आप एक सेल बनाओगे, एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, उसके अंदर बड़ा सा एक फुल पेज बनाओगे और हर ऑर्गेनल को क्लियरली बनाओगे, ड्रॉ करोगे जैसे टेक्स्ट बुक में अलग से बनाएं, और उसके नीचे एक फंक्शन, सिर्फ एक फंक्शन लिखोगे। ओके, सो दैट्स टुडेज होमवर्क।